वेल हेलो पीपल, मैं हूँ चेतना एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं बहुत दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं कर रही थी, कोई भी व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, कोई भी न्यू डिज़ाइंस नहीं आ रहे थे, जस्ट बिकॉज मैं कुछ पर्सनल प्रॉब्लम से डील कर रही थी। सो दैट्स वाई मुझे इतना टाइम भी नहीं मिल रहा था और कुछ ऐसे कारण भी और हो रहे थे जिस वजह से आई डिड नॉट गेट एनी टाइम और करेक्ट टाइम टू पोस्ट। सो फाइनली, और ये भी था कि पहले मैंने व्लॉगिंग को इतना सीरियसली नहीं लिया था कि मैं ये एज अ फ्यूचर भी देख रही हूँ। सो यस, अब मैं सोच रही हूँ कि आई विल डू फुल टाइम जॉब इन। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं हूँ चेतना और मैं वलसाड़ गुजरात से बिलोंग करती हूँ। मेरे हस्बैंड अजय कुमार वो बिहार से बिलोंग करते हैं और वी गॉट मैरिड इन 2016 एंड सिंस देन वी आर लिविंग इन पारादीप ओडिशा। सो ऑलमोस्ट 6 to 7 years हो चुके हैं हमें पारादीप को। इश्यूज़ ये आ रहे थे कि अर्लियर हमें शादी के बाद 2-3 ईयर एटलीस्ट स्पेस चाहिए होता है, जो ऑलमोस्ट सभी को चाहिए होता है कि हमें एंजॉय करना है, ये है वो है। बट हम जिस लोकेशन पे थे पारादीप, इट वाज टोटली अ हॉरर। मूवी से भी बेकार थी बिकॉज वहाँ पे कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं थी। 6 बजे के बाद लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे, कुछ भी नहीं। हमें सोचना होता था कि पहले जाना है नहीं जाना है। उस टाइप का एक माइंडसेट था कि हम मीन्स इतना लेट नहीं जाना है। हम मतलब 1-2 साल तो ऐसे ही रहे बस। फिर वी थॉट ऑफ प्लानिंग, तो 2019 में आई गॉट प्रेग्नेंट। पारादीप में मेडिकल फैसिलिटीज़ ज़ीरो है, आपको सही समय पे कुछ इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है और आपको एटलीस्ट 100 to 200 किलोमीटर्स दूर जाना पड़ता है अगर आपको प्रॉपर मेडिकेशन चाहिए तो मेरा बैड लक चल रहा था। आई केम टू नो कि मेरा एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है। तब तक बहुत लेट हो चुका था। मेरे ब्लीडिंग्स आ रहे थे, काफ़ी हेवी ब्लीडिंग्स आ रही थी, क्रैम्प्स हो रहे थे। पर बहुत लोगों का कहना ये था कि ये सब अर्ली प्रेगनेंसी में होता है, आगे ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ सब बोल रहे थे। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो मैं इतना कुछ जानती भी नहीं थी, तो लोग जैसा जैसा बताते गए हम वैसा वैसा करते गए। बट आफ्टर 1.5 months मेरी पेन एक्सटेंसिव हो गई, बहुत ज़्यादा ही हो गई। और देन आई थॉट कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, मीन्स नॉर्मली तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर ये क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है। और मल्टीपल ऑफ थॉट्स वर रनिंग इन माई माइंड, मीन्स कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। देन अराउंड 6 वीक, आई गेस 6 वीक में मुझे पता चला कि मेरी जो प्रेगनेंसी है वो एक टॉपिक तो है ही, पर प्लस मेरा ट्यूब रप्चर हो चुका है। जो मेरा राइट ट्यूब था, बेबी राइट ट्यूब में ही इम्प्लांट हो चुका था और वो ट्यूब मेरा एक्चुअल में रप्चर हो चुका था और इंटरनल ब्लीडिंग एटलीस्ट 2 या 3 दिन से हो रही थी, जिस वजह से मुझे पेन हो रहा था। पर मैं मेडिसिन लेके या ऐसे कुछ लेके शांत रह रही थी कि ठीक है, देखते हैं। बट सडनली वन डे, आई गेस ऑन 5th November 2019, मेरे इंटरनल पार्ट से ब्लड के क्लॉट्स आने लग गए, दिस बिग, बहुत बड़े बड़े क्लॉट्स आने लग गए थे। तब मुझे समझ में आ गया था कि कुछ बहुत ज़्यादा ही गलत हो रहा है, जिसको अब मुझे दिखाना है। एट दैट टाइम मुझे पीरियड्स में जो क्रैम्प्स होते हैं, लिटरली मैं वो क्रैम्प्स फील कर रही थी। पर आई लिटरली वांटेड टू हैव दैट बेबी एट एनी कॉस्ट, एट एनी रिस्क। बट भगवान को ये मंजूर नहीं था। मैं जब तक हॉस्पिटल पहुंचती तब तक मुझे पता चल गया था कि बेबी अभी नहीं रहने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो ट्यूब था वो मेरे वजाइना के थ्रू निकल रहा था। जो ट्यूब रप्चर होके मेरे वजाइना के थ्रू निकला और मैंने अपने हाथ से फील किया था। तब मैं समझ गई थी कि अभी ये लास्ट है। तभी मैं ये भी नहीं सोच रही थी कि मैं रहने वाली हूँ या नहीं रहने वाली हूँ, जिंदा बचूंगी नहीं बचूंगी, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट मोमेंट था जब मैं ये सोच रही थी कि हाँ लिटरली कुछ होने वाला है, मतलब अब कुछ बुरा ही है, होना है। फिर डॉक्टर को मिलने के बाद डॉक्टर ने बता दिया था कि इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से ट्यूब रप्चर हो चुका है, जल्द से जल्द लेप्रोस्कोपी करके बेबी को निकालना पड़ेगा। तो बाय 9 o'clock, रात के 9 बजे के आसपास मेरा ऑपरेशन हुआ
अराउंड 20 to 25 मिनट्स के बाद मुझे बाहर निकाला गया। उसके बाद मुझे एटलीस्ट 1.5 आवर्स के बाद मतलब होश आया। मैं देख रही थी पर मुझे फील कुछ भी नहीं हो रहा था क्योंकि मैं मेडिसिन के डोज में थी। 2 दिन के बाद जब मैं करवट पलटी, मतलब थोड़ा इधर उधर मूव होना शुरू हुई, तब मुझे फील हुआ कि नहीं कुछ हो चुका है, ऑलरेडी बेबी को निकाला जा चुका है। अनकंट्रोलेबल था वो फीलिंग, बिकॉज आई रियली वॉन्टेड दैट बेबी एट एनी कॉस्ट। फैमिली थी, हस्बैंड है, सब लोग थे, बट बेबी नहीं रहा। दैट वॉज द ट्रुथ। सो दैट वॉज आवर फर्स्ट बेबी। देन थोड़े टाइम के लिए हमने पॉज लिया। आफ्टर आई गेस फिर 20th को मैं वापस हॉस्पिटल से घर आई, 20th नवंबर। उसके बाद फिर हमने एटलीस्ट 1 ईयर के लिए प्लानिंग नहीं किया था, बिकॉज ये ऑपरेशंस और ये सब की वजह से मुझे बहुत ट्रॉमा हुआ था। सो आई थॉट कि अभी कुछ गैप देते हैं, हमारे रिलेशन को भी थोड़ा और समय देते हैं कि ठीक है चलो अभी थोड़े टाइम के बाद प्लानिंग करेंगे। सो देन पेंडेमिक केम, और पेंडेमिक में हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि अभी क्योंकि मेरा एक ही ट्यूब बचा था, और फिर नॉर्मल के चक्कर में फिर हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि हाँ ऐसा कुछ हो और फिर कुछ ऐसे इश्यूज आए। और उस समय हॉस्पिटल बेड्स की इतनी इश्यूज हो रही थी, ये सब सोच सोच के दिल काँप रहा था कि नहीं अभी अब और कुछ प्लानिंग नहीं करना है हमें, नॉर्मल लाइफ जीते हैं, देखते हैं फिर कुछ प्लान करेंगे थोड़े टाइम के बाद। देन आई केम बैक टू मुजफ्फरपुर बिहार। मेरे वर देयर ओनली, हम पारादीप में ही थे तब तक अंटिल 2021। जब लॉकडाउन खुलने शुरू हो गए तब हमने प्लान किया कि हम कहीं पे जाते हैं घूमने के लिए। सो वी केम हियर। मेरे इन लॉज के वहाँ पे गए, बहुत एंजॉय किया। देन जब वहाँ से हम रिटर्न हो रहे थे जनवरी में गए थे एक्चुअली, और फेब में जब हम रिटर्न हो रहे थे तब हमने प्लान किया कि ठीक है अभी फिर से हम डॉक्टर को मिलते हैं, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलती है, वापस से ट्राई करने का सोचते हैं। सो हमें पारादीप टू कटक एवरी डे जाना पड़ता था, जब भी मैम बुलाते थे तभी। तो अप्रॉक्स 6 to 7 मंथ पहले तो उन्होंने मेडिसिन वगैरह दिए कि ठीक है आप ये खाओ, देखो रहता है नॉर्मली या नहीं रहता है। मतलब इस बीच हमारे बीच में भी बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे होते रहते थे नोकझोंक, एज यूजुअल जो हस्बैंड वाइफ में होते हैं, बस वही। बट 2021 में अक्टूबर के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे डॉक्टर ने कहा कि ठीक है अभी नॉर्मली हमने ट्राई किया है, देखते हैं अगर नहीं होता है तो फिर हम मेडिसिन देके बूस्ट करने का ट्राई करेंगे, एग्स बूस्ट करने का ट्राई करेंगे। बट इश्यूज़ ये आ रहे थे कि जो भी मेडिसिन से मेरी बॉडी रिएक्ट तो कर रही थी, बट जो रिएक्ट हो रही थी उसमें मैम को इश्यूज़ ये आ रहे थे कि एक्चुअल में मेरे राइट ट्यूब नहीं है और ओनली आई हैव इज़ लेफ़्ट ट्यूब। तो लेफ़्ट ट्यूब में मैम नॉर्मली अगर ट्राई कर रहे थे तो मेरे एग्स जो है वो राइट ट्यूब में प्रॉपरली बन रहे थे और मल्टीपल बन रहे थे, लेफ्ट में भी बन रहे थे, बट 1 मंथ बन रहे थे और नेक्स्ट मंथ में जो है उनकी साइज़ ग्रो ही नहीं कर रही थी। इस तरह से अप्रॉक्स 2 to 3 मंथ्स हो गया। फिर अक्टूबर नवंबर के टाइम पे फिर मैम ने कहा कि ठीक है चलो अभी हम IUI के लिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं IUI से मे भी हो सकता है। तो 2 बार IUI हुआ मेरे ऊपर, बट द रिज़ल्ट वॉज 0। पता नहीं क्यों, रीज़न क्या है वो अननोन है। एक्चुअली मैम को भी समझ नहीं आ रहा था, बिकॉज आर रिपोर्ट्स वर टोटली नॉर्मल। मतलब हमने एक नहीं फिर 2-3 डॉक्टर्स को दिखाया था, जो भी हमारे रिपोर्ट्स हैं वो सभी ने बोला कि नहीं रिपोर्ट्स नॉर्मल है, कुछ ऐसा इश्यूज़ नहीं आ रहे। तो जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो टोटली अननोन है। मेरा थायराइड, फिर शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल, जो भी टेस्ट मैम ने लिखवाए थे वो सभी टेस्ट हमारे नॉर्मल आए थे। मीन्स एक भी ऐसा नहीं था जो मेरे और मेरे हस्बैंड का कुछ भी ऊपर नीचे था। तो हमें समझ में एग्जैक्टली नहीं आ रहा था कि इश्यूज़ क्या हो रहे थे। उस वजह से मैं फ्रस्ट्रेट हो रही थी, उनके ऊपर गुस्सा निकाल रही थी, वो फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, कहाँ जाते कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्यों एक्चुअली हमारे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा था। तो 1-2 बार IUI होने के बाद समझ में आया कि अभी आगे क्या करना है वो पता नहीं चल रहा है। हम आपस में ही लड़ते रहे, झगड़ते रहे,
कभी कभी ज़्यादा हो जा रहा था, कभी कम हो जा रहा था, फैमिलीज इश्यूज हो रहे थे, ऑब्वियसली पर्सनल इश्यूज समझ लो बहुत ज़्यादा फेस हो रहा था, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था। फिर हमने सोचा कि ठीक है, न्यू ईयर आया, न्यू ईयर सेलिब्रेशन हुआ। फिर हमने कहा कि ठीक है, अभी जो भी डिसाइड होता है ये मंथ हम लास्ट ट्राई करने वाले हैं, उसके बाद आगे हम नहीं सोचेंगे कि आगे कुछ हमें करना है। फिर हम देखते हैं, फिर गैप देंगे, थोड़ा कहीं घूम के आएंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या आगे करना है। नहीं तो फिर जो उनकी मर्ज़ी, जो देना होगा तो देंगे, नहीं देना होगा तो देंगे। क्योंकि हमने अभी तक ऐसा मीन्स मुझे ऐसा था कि शायद सब सही हो जाएगा, पर क्या सही होगा, मुझे कब सही होगा, ये मुझे कुछ आइडिया नहीं था। और ये कोई भी नहीं बता सकता कि हाँ अभी ये सही होगा या गलत होगा। बहुत सारे सवाल मन में थे, बहुत क्वेश्चंस थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो अपने आप से पूछ रही थी, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। मीन्स आई एम अ काइंड ऑफ गर्ल हु लव किड्स, मीन्स आई लव किड्स, बट देन ये ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे थे। 6 इयर्स हो चुके थे हमारे मैरिज को, और इस वजह से हम अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से वेंट नहीं कर पा रहे थे। मेरी फीलिंग्स मैं किसी और को पकड़ के बताती थी, वो अपनी फीलिंग्स किसी और को पकड़ के बता रहे थे। इस तरह से हमारे बीच में भी प्रॉब्लम्स आने शुरू हो चुके थे ऑलमोस्ट। हम किसी और की बातों में बहक रहे थे, वो किसी और की बात में बहक रहे थे। इस तरह से हमारे सिचुएशंस ऐसी हो रही थी कि बस अभी एक दूसरे को देखना भी नहीं है, बहुत हो गया, अब हम एक दूसरे को देख नहीं सकते, अब अलग होना है। ये सारी बातें हमारे दिमाग में चल रही थी कि नहीं अभी बस बहुत हो गया। समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों हो रहा है, ये कुछ भी नहीं पता चल रहा था। देन सडनली ये सब होना था। फिर हमारा फरवरी में मैम का अपॉइंटमेंट था, हम गए मिलने। तब मैम ने बोला कि देखो अभी हमने 2 बार ऑलरेडी IUI ट्राई कर लिया है, तीसरा बार तुम चाहो तो हम कर सकते हैं, बट कोई रिजल्ट नहीं खास नहीं निकलने वाला, तो बेटर यू गो फॉर IVF। तो उसका ये एक्सपेंस आने वाला है, तो आप जब भी प्लान करो तो आप बता दो, हम इसी बार या तो ये साइकिल में हम बढ़ाते हैं या फिर नेक्स्ट साइकिल में आपको आना पड़ेगा। तो हमने म्यूचुअली डिसाइड किया कि नहीं अभी नहीं आगे बढ़ना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे एक्सपेंसेस इतने हो चुके थे कि मतलब 2 IUI में ऑलमोस्ट एक IVF जितना एक्सपेंस हमारा हो चुका था। तो फिर हमने बोला कि नहीं अभी और कुछ नहीं करना है, इतनी सारी मेडिसिन और इंजेक्शंस अभी और नहीं ले। हम ये सबसे डील कर ही रहे थे, तभी एक और धमाके भरी न्यूज़ आई कि यूक्रेन में हमला हुआ, वहाँ मेरा भाई फंसा हुआ था। एंड ऑन वेरी दैट डे 24 फरवरी, जो मेरी मम्मी का बर्थडे है, उसी दिन फर्स्ट बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जो हमने कभी सोचा नहीं था कि वो शायद इतना सीरियस हो जाने वाला है। और उस दिन मेरा भाई कीव एयरपोर्ट पे था, जो कि वहाँ से फ़्लाइट लेने वाला था। हाफ एन और 1 आवर के अंदर उनकी फ़्लाइट बोर्ड होने वाली थी, लोग फ़्लाइट लेने वाले थे। मेरे फ्रेंड्स और उनके कलीग सब वहीं पे फंसे हुए थे, और तब ये धमाका हुआ। मैं फ़ोन पे थी, मेरे भाई से रोंगटे खड़े हो रहे थे, फीलिंग्स बहुत सारी थी, एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी, रोना ही आ रहा था, उसके अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हाँ आगे करना क्या है। क्योंकि कभी ऐसे सिचुएशंस फेल नहीं, मतलब क्या बोलूँ, कभी ऐसी सिचुएशंस फेस ही नहीं की थी कि आगे सोचना हो कि हाँ आगे क्या करना है। हम सभी फैमिली मेम्बर्स सब अलग अलग रह रहे थे, बस रो रहे थे एक दूसरे को देख के, कुछ बात नहीं हो पा रही थी। सो उस समय हमने ये डिसाइड किया कि ठीक है चलो अभी हम इकट्ठा हो जाते हैं। मेरी मम्मी वगैरह सब गुजरात में थे, तो वो लोग सब रो रहे थे कि हाँ अभी क्या होगा। तो मेरे हस्बैंड बोले कि ठीक है चलो अभी वहीं पे जाके रहना है, थोड़ा टाइम रहना, देखते हैं सब, जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाता एटलीस्ट एक जगह रहने से हिम्मत बनी रहती है। हम वहाँ पे थे। देन वहाँ से मैं रिटर्न हुई, फेब में मैं गई थी, मैं रिटर्न हुई वहाँ से मई में रिटर्न होने के बाद पारादीप आई। मेरा भाई सेफली घर पे आ गया विद गॉड ग्रेस, टच वुड, बहुत लकी हूँ। ऐसी गवर्नमेंट थी, सब कुछ अच्छा हो गया, मीन्स वी वर हैप्पी अगेन। मैंने एक फ़ोटो ली थी जब मेरा भाई जिस दिन आया था, तो मैंने वो पिक्चर ली थी जब एक्चुअली हमें पता होता था कि जब वो बोलता था कि खाना खाया, और वो बोल नहीं पाता था कि हाँ मैंने खाना खाया है। तब समझ में आता था कि हाँ उसने कुछ खाया नहीं है, वो कुछ जवाब नहीं देता था।
समझ में आ रहा था कि प्रॉब्लम्स हैं, पर ठीक है, ठीक हो जाएगा, क्योंकि हिम्मत हमको भी चाहिए थी और उसको भी चाहिए थी। तो बस फिर जब वो सेफली रिटर्न हुआ तब जाके मैंने एक पिक्चर ली थी। सब मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे हस्बैंड सब लोग डिनर टेबल पे थे, डाइनिंग टेबल पे थे, सॉरी, खाना खाते हुए, क्योंकि उस 5-6 दिन में जो मैंने उसको देखा है और उसके बाद जो देखा था बहुत चेंज था उसमें। तो तब की मैं एक पिक्चर ली थी मैंने, मैं पोस्ट करूँगी उस दिन। लाइफ का वो बेस्ट मोमेंट था हमारी लाइफ के लिए कि भाई सेफली आ गया था। फिर सब कुछ थोड़े टाइम रहने के बाद मैं वापस मई में यहाँ पे शिफ्ट हो गई, पारादीप आ गई। उसके बाद फिर हमने सोचा कि क्या भी करना है, सब सही है, आगे क्या सोच रहा है, मीन्स हम सोचने वाले थे कि अभी आगे और क्या प्लान करना है, आईवीएफ के लिए जाना है, नहीं जाना है, ये सब हम प्लान कर रहे थे। बट सडनली मेरा एक थॉट था, मैंने कहीं पे जस्ट ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी, तब मैंने एक चीज़ देखा था कि तब मुझे पता नहीं था कि AMH समथिंग कुछ होता है जो एज को डिनोट करता है, जो हमारे एज से एग रिजर्व को बताता है। तो मैं बहुत IVF के बारे में, क्योंकि IUI जब होने वाला था तो हमें ज़ीरो नॉलेज था, हमें कुछ भी नॉलेज नहीं था कि IUI का, क्योंकि हम जाते थे और मैम सडनली बोल देते थे कि चलो अभी सब कुछ सही है, IUI होगा। तो हम लोग एक्चुअली में उसके लिए प्रिपेयर्ड भी नहीं थे। सो मैं ये जानना चाहती थी कि हाँ चलो IVF का जो भी प्रोसीजर है जो है, मैं वो पहले से मुझे जानकारी होनी चाहिए कि हाँ कुछ भी हो तो मुझे पता होना चाहिए कि हाँ एग्जैक्टली क्या होने वाला है। तो IVF बहुत सुना था, पढ़ा था, लेकिन जब खुद जाना है उस फेज से तब समझ में आया कि हाँ नहीं, अभी नॉलेज होना चाहिए। तो फिर मैं रिसर्च करना शुरू की, बहुत सारे वीडियोस वगैरह देखने लगे। मैं मेरे लोकेलिटी में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से जो नियरेस्ट IVF सेंटर है, मैं वहाँ कॉल करके पता करने लगे कि भाई आपका प्रोसीजर क्या है, चार्जेस क्या हैं, वो सब मैं जानने लग गई कि कहीं पे भी हमें चाहिए था तो एक बार में सक्सेसफुल हो वैसा रिजल्ट चाहिए था। क्योंकि मैंने बहुत सारे IVF के अनसक्सेसफुल वीडियोस देखे हुए थे, तो फेलियर रिजल्ट्स देखे हुए थे, तो मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं भी उनमें से आऊँ। क्योंकि 2 IUI फेलियर होने के बाद स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था, टेंशन बहुत ज़्यादा था, एक अंदर टूटने जैसी फीलिंग थी कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। मैं अपनी फीलिंग्स किसी को शेयर नहीं कर सकती थी। आई ओनली हैड 2 मासीज, दे ऑल पास्ड अवे ड्यूरिंग दिस कोविड सीजन। कोविड के टाइम पे दोनों की डेथ हो गई। सो मेरे पास कोई ऐसा नहीं है जिसको मैं अपनी फीलिंग बता सकूं कि हाँ मैं रो सकूं किसी के पास। इसलिए बस अपने अंदर ही रखती गई और जो धीरे धीरे कभी गुस्से के रूप में या कभी चिड़चिड़ाहट के रूप में बाहर आ जाता था। सो फाइनली फिर हमने ये डिसाइड किया कि इधर उधर जाने से अच्छा है पटना में हम दिखवाएं। सो देन वी थॉट ऑफ इंदिरा IVF। तो वहाँ पे हम फिर हम यहाँ पे आ गए मुजफ्फरपुर। वहाँ से हम पहले ससुराल में रुके थोड़े दिन, उसके बाद हमने इंदिरा IVF को कंसल्ट किया, कॉल किया, वहाँ पे रजिस्टर करवाया। फिर 14 जून को हम मिलने गए डॉक्टर को। डॉक्टर ने सारे प्रोसीजर वगैरह बताई कि हाँ क्या हम करने वाले हैं, जो भी मेडिकल मेडिसिन देने हैं उन्होंने लिख के दी, जो भी टेस्ट वगैरह करवाने हैं वो भी उन लोगों ने दिया। तो इंदिरा IVF का कॉस्ट अप्रॉक्स 150 है, आई थिंक 1,50,000 जितना है। तो उसमें भी अलग अलग चार्जेस जुड़े हुए हैं, जो आपका एंड स्टार्ट टू एंड है वो अलग अलग सेक्शंस में है, अलग अलग पार्ट में है। और कंपैरेटिवली इनका रिज़ल्ट मुझे अच्छा लगा, जो अभी तक मैंने देखा है, तो उस हिसाब से मुझे इनका रिज़ल्ट अच्छा लगा। देखा है मैंने, रिव्यूज़ कई जगह पे देखा है, तो उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं अभी मुझे इंदिरा IVF से ही करना है, देखते हैं। सो यस, अभी तक तो मैंने कुछ सोचा नहीं था कि हाँ मुझे व्लॉगिंग वगैरह आगे कंटिन्यू करना है, बट यस, सो अब आप लोग के साथ ही आगे कंटिन्यू करना है। डू सपोर्ट, नीड योर ब्लेसिंग्स। एक्चुअली मैं ज़्यादा इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती, बिकॉज़ वो सारे थॉट्स मेरे दिमाग में फिर से क्लिक होने लगेंगे और मैं बार बार वही सोचती रहूँगी कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। वो एंजाइटी अंदर बढ़ता रहेगा। इसलिए मैं थोड़ा चिल आउट रहना चाहती हूँ।
एंड येस, अगर किसी को कमेंट में बताना है तो ज़रूर बताएं अपना IVF सक्सेसफुल जो भी हुआ है, जिनके भी सक्सेस रेट्स हैं अच्छे हैं, जो भी रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, प्लीज़ हमें शेयर करें सो दैट मुझे एनर्जी मिलती रहे कि हाँ सही होगा, सब सही होगा। आई एम पॉजिटिव, बट कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो मुझे एक्चुअली में समझ नहीं आते कि कब मेरे ऊपर ही हावी हो जाती है। चिड़चिड़ा जाती हूँ, गुस्सा हो जाती हूँ बिना कोई रीज़न के, या कुछ रीजंस होते भी हैं तो मैं शायद उसमें हाइपर हो जाती हूँ, जो शायद मैं तो समझ रही हूँ बट मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स नहीं समझ पाते, उस वजह से कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। सो येस, हाँ, दिस वॉज ऑल माई स्टोरी। आगे येस, आई रियली नीड योर सपोर्ट, आई रियली नीड योर सपोर्ट, क्योंकि ये जर्नी अकेले तो नहीं कटने वाली। एंड येस, अब मैं जो भी करने वाली हूँ, फ़िलहाल तो मैं यहाँ हूँ जब तक मेरी IVF जर्नी स्टार्ट नहीं हो जाती। ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है, अप्रॉक्स 1 to 2%, बट फाइनली जब स्टार्ट हो जाएगी, एक्चुअली जब स्टार्ट हो जाएगी, तब से सभी मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ। और वैसे भी मैं अभी मुजफ्फरपुर में हूँ तो मैं आपको सब कुछ दिखाने वाली हूँ, मेरा घर कैसा है, मेरे फैमिली मेम्बर्स, एवरीथिंग। तो स्टे ट्यून्ड। और येस, प्लीज़ टेल मी कि कैसा लगा। आप लोग भी अपनी बातें शेयर कर सकते हो। वी आर हियर टू हेल्प ईच अदर। हम सुन सकते हैं एक दूसरे को। ऐसा नहीं है कि मैं बोल के चली जाऊंगी, आप मुझे फील नहीं करोगे। अगर आप फील कर रहे हो तो प्लीज़ मुझे भी अपने बारे में बताइए कि हाँ ठीक है, आपके साथ भी ये हुआ है, या कुछ जो प्रिकॉशंस लेने हैं, जो भी कुछ पॉजिटिव थिंग्स हैं वही बताइए। प्लीज़ नेगेटिव कमेंट्स मत रखना, बिकॉज ये मेरा स्टार्टिंग जर्नी है। आई रियली नीड योर सपोर्ट, क्योंकि इसके बिना आगे बढ़ना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट येस, आई विल कीप ट्राइंग एंड ट्राइंग माई बेस्ट। ऑल्सो फ्रॉम माई प्रोफेशनल एंगल, मैं एक ऑनलाइन स्टोर चला रही हूँ, Zevrat.176, जो मेरा ज्वेलरी बिजनेस है। तो कुछ भी ऑर्डर करने के लिए आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आपकी जो भी इंक्वायरी है आप ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। और ऑर्डर भी अगर रखना हो तो डायरेक्ट इंस्टाग्राम पेज से भी आप ऑर्डर रख सकते हैं। बट प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखना, एटलीस्ट 1 by 1 आंसर करने में टाइम लगता है। सो रिसेंटली मैंने अभी स्टार्ट किया है, अदरवाइज इट वॉज ऑफलाइन। तो अभी ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है। सो येस, आई होप सक्सेसफुल हो। एंड येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स. Do like, share, comment and subscribe to my channel, that is Chetna Ajay Kumar, and hope to see you soon. Bye. Love you.